ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स तो हो गया खत्म ना, आए से फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट हो जाएंगे। सॉलिड मैकेनिक्स ही था, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था ना पहले उसमें, इलास्टिसिटी वाला जो था। आए से फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है? जो फ्लो करता है, एग्जांपल क्या है? जो तो कन्वर्ट है ना, एयर और लिक्विड दोनों ही आएंगे इसमें। पहले मैंने इसको लगता है फ्लूइड मतलब लिक्विड है, ऐसा नहीं है। आपने बताया ठीक है, एयर और लिक्विड दोनों ही आएंगे इसमें। बाकी इस वाले चैप्टर में हम मेनली फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे, तो एयर के बारे में तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। बढ़िया चैप्टर है, बड़ा है थोड़ा सा, हो जाएगा कल ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे? सब्सटेंस आएंगे तो क्या कर सकते हैं? देखो इसमें अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इसमें देखो, इसको दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे अभी तो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक का नाम सुनते तो लगता है जनरली कि रेस्ट में है ना, और यहाँ पे जो जरूरी नहीं है रेस्ट में रहे, पर रेस्ट में किसके हिसाब से वो भी तो देखना पड़ेगा, कंटेनर के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। मतलब देखो, लिक्विड अगर अलग अलग कंटेनर में भरा, ठीक है, देखो क्या क्या केस बन सकते हैं। रेस्ट तो रहेगा, पर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी कंटेनर, मतलब जिस कंटेनर में भरा हुआ है उसके रिस्पेक्ट। जैसे पहला वाला केस, ये कंटेनर रुका हुआ है, ठीक है, ऐसा पानी भरा हुआ है, पानी के अलावा कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड है कोई भी, ये कंटेनर रुका हुआ है। ये वाला भी कौन सा केस आएगा? स्टैटिक्स का केस है, फ्लूइड स्टैटिक है, बिल्कुल रुका हुआ है कंटेनर, कंटेनर रेस्ट में है यहाँ, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स में। और क्या क्या केस बन सकते हैं स्टैटिक्स के? स्टैटिक्स का पहले मैं लिख देता हूँ। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, पर साथ ही साथ में लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दी कंटेनर, कंटेनर के रिस्पेक्ट। ग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो चल भी सकता है वो, ठीक है। जैसे एक केस ही आ गया, दूसरा ये वाला केस वही बन सकता है। देखो स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स की बता रहा हूँ मैं भी, डायनेमिक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे तक। चलो अगला डायग्राम में नेक्स्ट पेज बनाऊंगा, पहले इतने बनाऊंगा। एक्सीलरेट भी करेगा तब भी अगर कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे, इन फ्रेम ऑफ कंटेनर लिख लो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है, ये कंटेनर है, इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। अब की बार क्या कर रहा है, कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है, कंटेनर कैसा जा रहा है, एक्सीलरेट करके, कुछ एक्सीलरेशन होगा इसका ए। अगर जो कंटेनर रुका हुआ था तो जो लिक्विड की सरफेस थी इसको फ्री सरफेस बोला जाता है। फ्री सरफेस का मतलब क्या है? फ्री सरफेस का मतलब होगा वो वाली सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। ये कौन सी अपनी सरफेस है? फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस पहले कैसी है? प्लेन है यहाँ पे ना, बिल्कुल सीधी है। और कंटेनर अगर ऐसे जाएगा एकदम, तो फ्री सरफेस अभी भी ऐसी बनी रहेगी या ऊपर या नीचे कहीं जाएगी? ये ऊपर चढ़ जाएगी एकदम ऐसे ऐसे। अभी देखो रेस्ट में अगर ऐसे गया एकदम, तो ये जो लेयर है ना ऊपर चढ़ जाएगी। अगर मान के चलो ये बहुत तेज एक्सीलरेट करवाए इसको एकदम से, तो हो सकता है पानी बाहर भी फैल जाए, होगा ही नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा। इसको अपन कंटेनर को एकदम से आगे ले गए ना, तो पानी ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा इधर,
पानी ऐसे जाएगा, क्यों जाएगा ऐसे? क्योंकि देखो पानी तो रुका हुआ है, कंटेनर को हम आगे ले जा रहे हैं, पानी अपनी जगह पर रहना चाह रहा है, तो क्या होगा, ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएगा ना, होगा या नहीं होगा? ऐसे होगा यहाँ पर, और इधर लेके जाएंगे तो फिर पानी इधर आएगा, ऐसे आ रहा होगा। देखो अभी मैं बताऊंगा अभी इस चीज को। अगर इधर एक्सीलेट करवाया तो जो फ्लूइड की लेयर है वो ऐसी प्लेन नहीं रहेगी, फिर थोड़ी सी जो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, देखना इस तरीके की लेयर हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये देखने को जाएगा अगर एक्सीलेट करवाएंगे इसको, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और अभी फ्लोट रेस्ट में या नहीं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, हमें किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो हमें पानी की जो लेयर है ना वो यहीं पर ही दिखेगी बनी हुई, ऐसी ही है प्लेन से, हाँ ये ऊपर जाएगा ना नीचे, तो यहाँ पर कोई एक आदमी है, मतलब कोई एक ऑब्जर्वर है ना, कंटेनर के ऊपर ही है, यहीं पर ही बैठा हुआ है, तो उसको तो ये वाली लेयर सेम हमेशा यहीं पर ही बनी रहेगी, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ी पानी इधर उधर जाएगा, तो यहीं पर है, ये भी फ्लूइड स्टैटिक्स में ही आएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो फ्लूइड का देखो, ये भी फ्लोटिंग है, फ्लूइड है या नहीं है, बोतल को अगर उधर ले जाएं तो पानी ऊपर चढ़ेगा, देखना एकदम से, देखो गया ऊपर, अभी हिलते हुए दिख रहा होगा ना, हिलते हुए कौन दिख रहा है, क्योंकि देखो अपन ने एकदम से रोक दिया है, और अगर ये लगातार एक्सीलरेट करता रहेगा तो फिर ये वाली जो लेयर है ना वो रेस्ट में ऐसी दिखेगी हमें, अभी तो मैंने एकदम से रोक दिया ना इसको, तो फिर हमें ये पानी की लेयर ना तो ऐसे दिख रही ना, ऐसे हिलती हुई दिख रही, क्योंकि रुक दे रहे हैं ना ऐसे, और ये लगातार चलता रहा ना ऐसे लगातार, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, आगे ढक्कन खोल दो उसको बाहर फैल जाएगा, हुआ है नहीं, ठीक है, वो वाली चीज है। ये भी अपना किसमें आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स, कोई कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखना है ना। देखो एक केस और बनता है इसमें, केस नंबर 2 है, इसके फ्रेम में जाके देखना है ना, यहीं पर ही। अब देखो अगला केस ऐसे आएगा, मान के चलो कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है, या अभी तो रेस्ट में रखा था, हमने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे रख के और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, क्या होगा, पानी का ऊपर चढ़ने लग जाएगा ना, ये ऊपर चढ़ेगा, बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनेगा यहाँ, ये ऐसे बनेगा जैसे कि पानी ले लिया ग्लूकोज चम्मच से घुमा रहे हैं ऐसे, क्या होगा, पानी थोड़ा चढ़ जाता है, या फिर दूध में वो हॉर्लिक्स वगैरह मिला के पी रहे हो, क्या करोगे, मिक्स करोगे ना उसको चम्मच से मिक्स कर दे ऐसे, वही वाला केस है, ये पानी थोड़ा सा क्या होगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ पे बीच में यहाँ पे जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये एक्चुअल में, ऐसे आएगा जो है, ये लेयर थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी ऐसे, या ठीक है, या ये भी फ्लूइड स्टैटिक्स का ही केस है, डायनेमिक्स नहीं है, ये भी स्टैटिक्स है, क्योंकि जो कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल एक्सिस से हमेशा एक्सिस पर ही बैठे हैं यहाँ पर, तो जितनी दूरी पर अभी है उतनी दूरी पर बाद में भी रहेगा, ऐसे घुमा रहे हैं लगातार इसको, तो ये वाला पार्टिकल घूमेगा तो सर्कल में, और यहाँ से जिसकी जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा क्या रहेगी, सेम, कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो अभी भी हमें क्या रखेगा, ये रेस्ट में ही लगेगा, ये भी फ्लूइड स्टैटिक्स का ही केस है, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है, हमने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट लगातार ऐसे घुमा रहे हैं, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सिस पर ही बैठा है ऑब्जर्वर, यहीं पर ही बैठ जाते हैं, तो ये हमें रेस्ट में लगेगा ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर क्या हो जाएगा, ये रेस्ट, तो ये सारी केस अपन पढ़ेंगे इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स। अब देखो डायनेमिक्स का भी देख लेते हैं, डायनेमिक्स में क्या आएगा, जैसे पाइप है, कोई पानी का पाइप होगा, उसमें पानी लगातार जा रहा है फ्लो करके, वो तो फिर चलते हुए दिखेगा या नहीं, तो यहाँ पर तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो पानी क्या रेस्ट में लग रहा है, यहाँ भी रेस्ट में आ रहा है, ये भी रेस्ट में, और अब पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, तो फिर वो डायनेमिक्स का केस हो जाएगा। जैसे पाइप है ये कोई इस तरीके का पानी का पाइप है, ये इसमें पानी लगातार क्या चल रहा है, फ्लो करके जा रहा है, और कोई एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है,
ठीक है, यहाँ से खड़े होकर देख रहा है, उसको कैसे दिखेगा ये पानी, जाते हुए दिखेगा ना लगातार, कैसे फ्लो करते नजर आ रहा होगा, कैसे जा रहा है पानी वैसे ये थोड़ी रेंज में रहेगा। अभी पानी ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, ऐसे फ्लो करते जाएगा, चला जाएगा, फिर होगा ही नहीं होगा। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन पाइप, ये आएगा अपना फ्लो डायनेमिक्स में, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले तो स्टैटिक्स पढ़ेंगे। वाटर इज फ्लोइंग इन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब में पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये सारे केस मत पढ़ेंगे, पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक्स के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड की डेफिनेशन लिखो पहले, थोड़ी सी डेफिनेशन। तो एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड लगाओ। हाँ, बाकी देखो फ्लूइड जो होता है ना, जैसे फ्लूइड की लेयर है, मान के चलो इस तरीके से फ्लूइड आराम से फ्लो कर जाते हैं। ये देखो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट थी उनके पास रिजिडिटी थी, रिजिडिटी का मतलब क्या बताया था, रिजिड होती है बॉडी, जैसे इसमें कोई फोर्स लगाते हैं तो इनके भी अंदर कोई इंटरनल फोर्स आ जाता है, नहीं आता, आता है नहीं आता, ऐसे अपन इसको खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, ये अंदर की तरफ इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा था। अब ये फ्लूइड है, फ्लूइड की ये वाली लेयर है, मान के चलो इस पे ऐसे फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, क्या होगा, फ्लूइड की लेयर ऐसे ही बहने लग जाएगी या नहीं। फ्लूइड रिजिड नहीं होते हैं, जिस कंटेनर में डाल दोगे उसका ही शेप ले लेते हैं, पता है नहीं, फ्लूइड जो होंगे अपने को रिजिड नहीं होते, सॉलिड की तरह। तो फ्लूइड की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, बेसिक डेफिनेशन है, दो सबस्टेंस, फ्लूइड का लिखना, दो सबस्टेंस, सबस्टेंस या सब्सटेंस, वो भी लेंगे काम करना चाहिए, आगे अंग्रेज तो बनना नहीं है, बनना नहीं। दो सबस्टेंस which can flow, तो फ्लो कर सकते हैं, which can flow and have no rigidity and have no rigidity, rigidity समझ रहे हो, rigid होने की प्रॉपर्टी ना, rigid नहीं होते हैं ये सॉलिड की तरह, and having no rigidity like solids, no rigidity like solids। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, नो रिजिडिटी लाइक सॉलिड्स, एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, लिक्विड और गैस, लिक्विड की सब वाटर का लिक्विड के अंदर ही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड, क्योंकि अभी हम जो स्टडी करेंगे वो आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल फ्लूइड कैसे कहेंगे अपन, क्या आइडियल कभी एग्जिस्ट करती है चीजें, आइडियल तो क्यों लिखा चाहिए, आइडियल स्टूडेंट का निबंध लिखते थे ना पहले, हाँ आइडियल कोई चीज तो होती नहीं है वैसे, आइडियल फ्लूइड और आइडियल मान के अपन स्टडी करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है चीजों को। देखो अभी जो आइडियल फ्लूइड में बता रहा हूँ फ्लूइड स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, फ्लूइड डायनामिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी, और अभी स्टैटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कैसे फ्लूइड को हम आइडियल कहेंगे, सबसे पहला होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब इस पर कितना भी प्रेशर लगा दो, फोर्स लगा दो, और ये कंप्रेस नहीं होगा, और वो तो ज्यादा थोड़ा बहुत तो होगा ही, कितना भी हो, और ज्यादा फोर्स लगाओ थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, और कुछ रेंज ऑफ फोर्स के लिए क्या होगा अपना इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, आइडियल। सबसे पहला तो ये है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दूसरा होगा नॉन विस्कस, देखो विस्कस का मतलब समझ लेते हैं क्या है, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब ये होगा कि जो फ्लूइड की लेयर्स है ना वो एक दूसरे पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे मान के चलो अभी एक करके सबको देखूंगा, मैं तो वैसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ। नॉन विस्कस का मतलब ये है ये फ्लूइड की लेयर्स ये होगा, ऊपर वाली लेयर फ्लो कर रही है कुछ वेलोसिटी से, ये जा रही है, तो जो नीचे वाली लेयर है ना ये इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगी, मतलब इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा कुल मिला के, ठीक है।
अगर कोई कहे डिस्कस का मतलब क्या है, डिस्कस का मतलब ये होता है कि जो लेयर्स है फ्लूइड की वो आपस में क्या करेंगी। अभी कुछ फ्लूइड्स ऐसे आएंगे जो विस्कस, इनके पास विस्कोसिटी भी होती है, पढ़ेंगे हम आगे। तो विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, ऊपर वाली लेयर अगर कुछ वेलोसिटी की वजह से आ रही है तो नीचे वाली लेयर क्या करेगी, इसको जाने से रोकेगी। जैसे देखो सॉलिड्स में तो बहुत ही ज्यादा होता था ऐसा, सॉलिड की तो बहुत रिजिडिटी होती थी। अगर मान के चलो इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली लेयर अगर फिक्स है नीचे, क्या होगा, जैसे ही हम इधर फोर्स लगाएंगे नीचे वाली लेयर इसको जाने से रोकेगी ना, रोकेगी या नहीं। पर आइडियल फ्लूइड के केस में हम क्या मानेंगे कि जो लेयर्स हैं इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऊपर वाली लेयर आराम से फ्लो कर जाएगी, नीचे वाली इसको रोकेगी क्या, नहीं रोकेगी ना। तो ये विस्कस का मतलब है यहाँ पर। अब देखो एक एक करके अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम्प्रेसिबल के बारे में। अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे ये कोई फ्लूइड है, यहाँ पर ये फ्लूइड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दी मैंने, ये ये पिस्टन लगा दी, इस पे क्या करना है, अब यहाँ से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्या फोर्स लगा दिया पिस्टन के हेल्प से। इनकम्प्रेसिबल के बारे में बता रहा हूँ अभी, इनकम्प्रेसिबल, और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो मैंने क्या किया, कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर अंदर इस तरीके से ना, ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें कोई भी मैंने 2-3 पॉइंट ले लिए। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया ना, ये पॉइंट नंबर 1, ये 2 है, वही क्या आ गया 3। अगर ये इनकम्प्रेसिबल हुआ तो डेंसिटी तीनों जगह पे क्या आएगी, सेम आएगी, तीनों जगह क्या, सब जगह ही सेम आएगी। अभी मैंने 3 पॉइंट लिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो डेंसिटी इसकी क्या रहेगी, सब जगह सेम। तो रो1 डेंसिटी के लिए हम इस प्रकार सिंबल यूज करते हैं, रो कहते हैं ना इसको, ठीक है। तो लोग रोने मत लगना, तो दूसरा वाला है यार इसमें, ठीक है। रो1 बराबर क्या आ जाएगा, रो2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो3, सब जगह डेंसिटी क्या रहेगी यहाँ पर सेम कांस्टेंट रहेगी। अगर इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी सब जगह अगर सेम होगी, अगर कह दिया फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है उसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी सब जगह सेम मान के चलेगी। देख लेना इसमें डेंसिटी remains constant and independent of height। कहीं भी देख लो, चाहे यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, तो डेंसिटी remains same constant बोला है ना, डेंसिटी remains constant and independent of height। ये हाइट की इंडिपेंडेंट होगी and independent of height। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर जगह नहीं बची है, ऊपर लिख रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, किसी भी हाइट पर देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, ठीक है। देखो हाइट के साथ प्रेशर तो चेंज होगा, अभी देखेंगे कैसे चेंज होता है, और डेंसिटी सब जगह क्या होगी यहाँ पर सेम अगर इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। सेकंड का अपना नॉन विस्कस फोर्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो इनकम्प्रेसिबल तो हो गया, नॉन विस्कस को देखते हैं। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, नॉन विस्कस, देखो अगर नॉन विस्कस हुआ तो मतलब क्या, एक लेयर दूसरी लेयर में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाती, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट के अलोंग आता है ना, सरफेस के अलोंग आता है, नहीं आता, फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट के अलोंग आता है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट किए थे हमने, एक आ रहा था सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के पैरेलल वाला था, उसको अपन ने फ्रिक्शन फोर्स बोला था। ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें ना, मैंने क्या किया यहाँ से फ्लूइड का एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया यहाँ से बीच में से, ठीक है। फ्लूइड का अपन ने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया यहाँ पर बीच में, इसमें ऐसे मत समझना कि बाहर से स्फीयर ला दिया, ये फ्लूइड का एक टुकड़ा है, मतलब फ्लूइड अपन ने बीच में देखना है कहीं जाके
फ्लूइड पे क्या क्या फोर्स आ रहे हैं। ये बाहर से कोई स्क्वायर नहीं लाया हूं मैं, ये क्या है अपना, इसको क्या अपन कहेंगे फ्लूइड का एलिमेंट है, छोटा सा टुकड़ा है, फ्लूइड एलिमेंट कह सकते हैं इसको। अब इस पर हम फोर्स चेक करेंगे क्या क्या फोर्स इस पर आ रहे हैं, ठीक है। इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ बस, क्या क्या फोर्स इस पर आ रहे हैं देखो, तो कुछ इस तरीके का है अपना ये फ्लूइड का एलिमेंट मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट बन गया ये। अब देखना, तो इस पर जो फोर्स आ रहे होंगे, जैसे ऊपर वाला फ्लूइड का एलिमेंट है, ये फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, सब फोर्स लगाएंगे, पर ये सारे के सारे फोर्स होंगे वो सरफेस के अलोंग तो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी बताया नॉन विस्कस हम पढ़ रहे हैं, सरफेस के अलोंग नहीं आएंगे तो कैसे आ रहे होंगे, सारे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो फ्लूइड के एलिमेंट है उस पर फोर्स लगाएंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे लगा देंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, ये 90 डिग्री पर आएंगे सारे फोर्स, ऐसे इस तरीके से आ रहे होंगे, या 90 डिग्री पर बना देना, ठीक है। अभी मैंने स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर की सरफेस पर जो 90 डिग्री पर आएगा वो तो इसके सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, इस तरीके के फोर्स यहाँ पर 90 डिग्री पर। अच्छा देखो कुछ एंगल पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अगर देखो एंगल पर आ गए तो दिक्कत क्या रहेगी उससे, जैसे ये स्क्वायर मान के चलो, अगर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कोई एक फोर्स को कुछ एंगल पे ले लिया, तो एंगल पे लेंगे तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं फिर अपन, एक तो कर देंगे सरफेस के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ये होगा सरफेस के पैरेलल वाला तो फ्रिक्शन में काउंट हो जाएगा फिर, और हम पढ़ रहे हैं नॉन विस्कस, ये वाला फोर्स तो आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, ये एंगल बना के कैसे आएगा 90 डिग्री पर, और ये वाला फोर्स होगा वो हमेशा इसकी तरफ ही आएगा, क्योंकि देखो फ्लूइड वाली लेयर इसको ऐसे तो खींचेगी नहीं, हमेशा क्या करेगी अपने वेट की वजह से इसको दबाएगी, कंप्रेस करेगी ना, इस वजह से मैंने एरो क्या बनाया, फ्लूइड की तरफ बनाया, ठीक है। ये आ जाएगा, नॉन विस्कस के बारे में थोड़ा बहुत लेते हैं यहाँ पर। देखो ये परपेंडिकुलर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है कोई भी लेयर के बीच में ना, नो एनी फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द लेयर्स, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की लेयर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। आगे एक लाइन और लिख लेना, there is no tangential force, there is no tangential force, tangential समझते हो ना, सरफेस के अलोंग कोई भी नहीं है, वही तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। there is no tangential force among the layers of fluids, among the layers of fluid, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ये तो 90 डिग्री पर आ रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट भी नहीं आएगा इन पर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, क्या पूछा था, फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा था, फोर्स कुछ लोग स्केलर बता रहे हैं, प्रेशर कैसा है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आगे प्रेशर के बारे में स्टडी होगी, आगे प्रेशर को अच्छे से समझ लेंगे। जैसे देखो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आ रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, वो होगा अपना क्या, प्रेशर आएगा। जैसे मान के चलो ऐसे प्रेशर थोड़ी कह देंगे, जैसे मान के चलो मैंने कोई सरफेस बना दी है, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस आ गई, इस पर फोर्स लगा दिया कुछ एंगल पर, इसकी वजह से प्रेशर पूछा, प्रेशर में टोटल फोर्स नहीं लेंगे हम वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। मान के चलो ये लेयर, इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे उधर,
कोई प्रेशर थोड़ी आएगा ऐसे, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, कोई प्रेशर थोड़ी आएगा। प्रेशर तो जब आएगा जब इसको क्या करेंगे कंप्रेस, जैसे यहाँ पर आ रहा है ये ऐसे कंप्रेस किया जा रहा है इसको, इस सारी सरफेस को ऐसे फोर्स लगाएंगे तब थोड़ी आएगा कोई प्रेशर, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो प्रेशर केवल किसकी वजह से आएगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस की क्या है परपेंडिकुलर, ये आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज दी, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें लेना है केवल, इट इज द फोर्स एक्टिंग, नॉर्मल कह दो या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एक्टिंग नॉर्मल कह सकते हैं या परपेंडिकुलर कह लो, नॉर्मल टू दी सरफेस पर यूनिट एरिया लेना है वो भी पर यूनिट एरिया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? फोर्स का हमें कौन सा कंपोनेंट लेना जो कि एरिया की क्या हो परपेंडिकुलर वो लेना। और देखो समझते हैं एक एक करके, जैसे पहला वाला केस, ये मैंने क्या ले लिया एक सरफेस, ये सरफेस आ गई, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। पर देखो इसकी अच्छी बात क्या है जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आइडियल फ्लो, इसमें कोई ऐसा फोर्स का कंपोनेंट आएगा ही नहीं जो क्या आ रहा हो कुछ एंगल पर आ रहा हो, सारे फोर्स 90 डिग्री पर ही आएंगे, वो चिंता करने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें आएगा ही नहीं कोई कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है? जैसे ये फोर्स आ रहा है, इसका एरिया ए है, इसका प्रेशर लिखना है हमें, प्रेशर। अब देखो ये वाला क्या लग रहा है एरिया के परपेंडिकुलर ही आ रहा है, पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, ये परपेंडिकुलर ही आ रहा है, इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये आ जाएगा। दूसरा वाला केस मैं ले रहा हूँ जिसमें फोर्स कुछ एंगल पर आ रहा है। ठीक है, ये है यहाँ पर एरिया, अब की बार फोर्स आ रहा है कुछ एंगल पर आ रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स इधर की तरफ 30 डिग्री पर आ रहा है हमारी तरफ, ये फोर्स है पाया। अब की बार प्रेशर क्या लिखेंगे यहाँ पर एरिया। तो देखो एफ के दो कंपोनेंट ना, एक तो इधर आएगा और एक इधर आ रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा एफ का कॉस, ये होगा एफ का साइन। कॉस वाले की वजह से केवल यहाँ पर प्रेशर, पैरेलल वाले की वजह से थोड़ी आएगा, परपेंडिकुलर वाले की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रेशर अगर हम लिखेंगे तो प्रेशर को ऐसे लिखा जाएगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एरिया की क्या है परपेंडिकुलर, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एफ का कॉस थीटा यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से निकाल दिया करेंगे, सरल हो। ठीक है, और नॉन विस्कस अगर कोई फ्लूइड है तो फोर्स हमेशा ही क्या है परपेंडिकुलर ही आएगा, दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल होगा कि आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? देखो नॉन विस्कस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो नॉन विस्कस में है तो ये वाला फोर्स का भी हमें देखने को मिलेगा आइडियल फ्लूइड, क्योंकि अगर ये वाला केस आ गया तो फिर तो इसका मतलब ये है कि लेयर्स के बीच में क्या है फ्रिक्शन, जो कि होगा नहीं। तो नॉन विस्कस के केस में केवल कौन सा केस आएगा फर्स्ट वाला, फोर्स हमेशा ही कैसा लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, अगर एक नॉन विस्कस हुआ फ्लूइड अपना कैसा है नॉन विस्कस, एक नॉन विस्कस फ्लूइड when F is perpendicular to surface, फोर्स हमेशा ही क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल कोई कंपोनेंट आएगा नहीं उसमें। ठीक है, डिस्कस होगा तो जरूर आएगा, तो हम आगे देखेंगे। एक केस और ले लेते हैं, देखो अभी तो मैंने सारे केस लिए हैं, इसमें मैंने फोर्स को माना है, फोर्स अपना कैसा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, सब जगह फोर्स क्या आ रहा है सेम। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर फोर्स कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग, तो देखो प्रेशर भी फिर सब जगह क्या है अलग अलग आ रहा है। उस समय हम क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वहां पर फोर्स चेक करेंगे क्या है, वहां पर एरिया देखेंगे क्या एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
जैसे आता है ना बेल, अगर अपनी मान के चलो एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, ये बराबर हम क्या लिखते हैं dv बाई dt। कोई छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं ना, उसमें चेंज निकालते हैं, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ना डायरेक्टली, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि अलग अलग आएगा अलग अलग टाइम पर ना, वही चीज है यहाँ। अगर अपना एफ क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म, अभी तो यूनिफॉर्म है ये फोर्स, अगर फोर्स सेम आ रहा है इसको अपन कांस्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स। बात देखिए, अगर फोर्स अपना कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, तो कैसे करेंगे अपन, इफ एफ इज नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसके लिए क्या किए कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ये है कोई अपना एरिया, यहाँ पर सब जगह अलग अलग फोर्स आ रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई एक छोटा सा एरिया दे दिया मैंने, एरिया होगा कोई छोटा सा एरिया है ये है ना, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर जगह पर, ये फोर्स मान के चलो कुछ डीएफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पर ना, तो इस पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना है तो सिंपली लिखेंगे इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स dF अपॉन dA, याद रहेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया ही करेंगे अभी भी, पर अब सब जगह फोर्स अलग अलग जगह पर प्रेशर क्या है अलग अलग, फोर्स भी अलग अलग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर लिखो जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर। चलो मैं लिख देता हूँ तब तक निकाल लो जो है। सबसे पहला है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, देखो फोर्स वेक्टर है और जो प्रेशर है ना वो स्केलर है, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया ना, ये हमेशा कैसे आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मैंने इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया है, ये क्या हो गया अपने स्केलर है ना कि कहीं कहीं हो सकता है ये टेंसर क्वांटिटी भी लिखा होगा हमने, ठीक है, पर अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहेंगे स्केलर ही कहेंगे। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ठीक है, फोर्स क्या प्रेशर क्या अपना एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और बाकी देखो प्रेशर जो आएगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं इसको, इट इज दी अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग आएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर देखा था ना फोर्स अलग आ रहा है, यहाँ पर सब जगह प्रेशर भी क्या है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब जगह प्रेशर सेम होगा, अलग अलग भी आएगा ना, तो एक प्रॉपर्टी है किसकी एक पॉइंट की, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी प्रेशर आएगा वो, और जो फोर्स आता है प्रेशर की वजह से वो हमेशा कैसे आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। क्योंकि प्रेशर को हम लिख भी ऐसे ही रहे F परपेंडिकुलर अपॉन A, फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर इनटू डीए करेंगे तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स ही तो मिलेगा, मैं केवल पैरेलल वाला कैसे मिल जाएगा, प्रेशर में वो वाला कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा फोर्स ड्यू टू प्रेशर ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ऑलवेज नॉर्मल लिख लो या फिर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं बात, हाँ परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल बात है, ठीक है, नॉर्मल टू दी सरफेस। फोर्स जो आएगा वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, होता है नहीं होता, टेंसाइल थोड़ी होगा, ठीक है, इतना लिख लो, ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, लिख लो इसमें आगे लिखना ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर, एंड ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस
एंड ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव नेचर का होगा ये, एंड ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर खींच ले किसी चीज को ना, कंप्रेसिव नेचर का आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है अलग अलग जगह पर ना। वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर में किस तरीके से वेरिएशन आता है वो देखते हैं। एक सेकंड, वेरिएशन इन प्रेशर देखते हैं, हाइट के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है वो सारी चीजें। हो गया। तो देखो वेरिएशन इन प्रेशर देखते हैं, पहला वाला केस में ले रहा हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या लेंगे अपन, फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड अगर रेस्ट में रहेगा किस तरीके से प्रेशर वेरी करेगा ये देखते हैं। फ्लूइड इज एट रेस्ट, या अब देखना यहाँ पे मैं मैकेनिक्स लगाने वाला हूँ, थोड़ा ज्यादा मैकेनिक्स कुछ नहीं है, थोड़ी सी मैकेनिक्स है, ठीक है। ये क्या कंटेनर ले लिया, इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। लिक्विड भरा हुआ है इसमें इस तरीके से, ठीक है, ये लिक्विड आ गया। अब इसमें मुझे प्रेशर देखना है किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो पहला केस इन होगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लेते हैं जैसे पहले लिया था। अब की बार मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ वो सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ। ऐसा ही अपन ने क्या किया, एक एलिमेंट ले लेते हैं फ्लूइड का, ऐसे ही बनेगा ना फ्लूइड एलिमेंट। ऐसा में समझना कि सिलेंडर बाहर से लाके इसमें रख दिया, ये पानी का ही कुछ हिस्सा है, ठीक है, बाहर से नहीं लाए उसके। तो इस वाले एलिमेंट को बाहर बना के देखते हैं क्या क्या फोर्सेस पर आ रहे होंगे। देखो इसका एरिया क्या ले लिया अपन ने, ए एरिया ले लिया। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या है, P1 मान लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है, उसको P2 कह दिया। पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। इस तरीके से आ रहा होगा। प्रेशर हमेशा कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे ही आ रहा होगा। ये वाला प्रेशर ऐसे आ रहा होगा। इस वाले प्रेशर को लिख दिया मैंने P1, इस वाले प्रेशर को लिख दिया क्या, P2। या अब इस एलिमेंट को बाहर लाके थोड़ा इसका डायग्राम बना के चेक करते हैं कि आगे रो क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखना ये जो है ना, देखो इधर से आ रहा है इस पर प्रेशर, इधर से आया क्या प्रेशर, ये प्रेशर है क्या P1, ये प्रेशर क्या है P2। देखो ज्यादातर लोग कहते हैं, ज्यादातर जगह सुना भी होगा कि इधर प्रेशर लग रहा है क्या P1, प्रेशर एक्ट कर रहा है P1, इधर क्या कर रहा है प्रेशर एक्ट P2। और प्रेशर एक्चुअल में एक्ट नहीं करता, फोर्स एक्ट करता है। एक्चुअल में एक्ट कौन करता है, फोर्स की वजह से प्रेशर आता है, प्रेशर छूट जाता है। समझ आ गया नहीं, तो जनरली कॉमन लैंग्वेज में तो ऐसे यूज किया जाता है, प्रेशर एक्ट कर रहा है ना, ज्यादातर यूज किया जाता है। और एक्ट कौन करता है, प्रेशर, फोर्स लगता है उसकी वजह से आता है प्रेशर, ठीक है ना। तो ये प्रेशर है P1, ये एरिया है, ये वाला भी एरिया क्या लिया है, ये सिलेंड्रिकल है। ये कैसे दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है ना, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसका एक्सीलरेशन कितना है 0, इसका नेट फोर्स भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ना। इस वाली सरफेस पे क्या फोर्स आ रहा है F1 बराबर क्या P1 इंटू ए लिख देंगे। इधर से जो फोर्स आएगा इस वाले एलिमेंट पे वो ये आ गया। इधर की तरफ फोर्स क्या आएगा, इधर प्रेशर आ रहा है तो फोर्स इधर ही लग रहा होगा ना इस पर, कितना आएगा फोर्स यहाँ पर F2, प्रेशर है P2, एरिया क्या है A। और ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट में, इसका एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका नेट फोर्स क्या है, इसका मतलब क्या है F1 बराबर F2 कर दो। इसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इसका नेट फोर्स 0 आ रहा होगा, नेट फोर्स 0 आएगा तो इसका मतलब ये F1 बराबर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या मिलेगा यहाँ से P1 इंटू ए बराबर क्या आ गया P2 इंटू ए। देखो ए से ये कट गया तो P1 बराबर
इसका मतलब ये है अगर कंटेनर कैसा है, रेस्ट में, और साथ ही साथ में अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, सब जगह प्रेशर क्या है। कंडीशन क्या है, कंटेनर रेस्ट में होना, ठीक है। कंटेनर अगर रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। हॉरिजॉन्टल लेवल P1 बराबर P2 आ गया यहाँ से। अगर एक्सीलरेट करेगा तो फिर अलग आएगा, वो अपन देखेंगे आगे जाके। P1 बराबर क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ वर्टिकल लेवल पे इसके बाद आएगा, वर्टिकल लेवल में इसके बाद आएगा, ठीक है। ये फ्लूइड एलिमेंट कैसा था अपना, रेस्ट में, एट रेस्ट, ठीक है। तो लिख लो, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें एक लाइन लिखना, when fluid is at rest, जब फ्लूइड क्या रहेगा, रेस्ट में, when fluid is at rest, then at the same horizontal level होना चाहिए, at the same horizontal level pressure will be same, at the same horizontal level pressure will be same। समझ में आ गया? Yes sir। अब एक एलिमेंट लेते हैं जो वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। अब देखना, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसमें फ्लूइड भर देते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइड है यहाँ पर। देखो अब अपन वेरिएशन इन प्रेशर देख रहे हैं, हाइट के साथ कैसे चेंज होगा, तो एलिमेंट भी कैसा लेंगे, फिर ऐसा लेंगे तो ऐसे रखा हुआ होगा। तो एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेते हैं दोबारा से, ये आ गया, एक ये आ गया, इनको कनेक्ट कर दो, एक सिलेंडर बन के जाएगा नहीं। सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर बाहर से लाना, उसका ये अपन ने क्या लिया है, एलिमेंट लिया। अब ये बताना है इनका प्रेशर कैसे कैसे आ रहा होगा, प्रेशर किस डायरेक्शन में आएगा इन पर। देखो ऊपर वाली सरफेस पे तो प्रेशर ऐसे आ रहा होगा, नीचे वाली सरफेस पे प्रेशर ऐसे आएगा, ये तो होगा कंप्रेसिव नेचर का। तो प्रेशर, इस वाले प्रेशर को क्या दिया मैंने, P1, इस वाले प्रेशर को क्या दिया, क्या P2, ये क्या दिया। अब ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी क्या है, रो, ठीक है। और ये जो एरिया है सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको क्या दिया, ये एच इसकी हाइट ले लेते हैं, एच इज द हाइट ऑफ द एलिमेंट, ये आ जाएगा फ्लूइड एलिमेंट की हाइट है। इस सिलेंडर को देखो बाहर बना के देखते हैं इस पे क्या हो रहा है। ये एलिमेंट कैसा है अपना, रेस्ट में दिख रहा है ना, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या नहीं, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। फोर्स को बैलेंस करके देखो क्या इक्वेशन मिलती है, यहाँ पर प्रेशर सेम होगा या अलग अलग, यहाँ पे फोर्स सेम आएगा अलग अलग आएगा, सेम आएगा। देखो इधर से आया क्या P1, इधर से क्या लग रहा है, यहाँ पर P2 प्रेशर आ रहा है, P2 आ रहा है। क्या इक्वेशन से लिखोगे, प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स आया F1, यहाँ पे फोर्स क्या आया F2, और साथ ही साथ में इसका mg, इसका वेट भी तो आएगा, वेट कितना आएगा mg, मास बराबर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे या नहीं। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, वेट लिखना है मैं mg। देखो mg आ रहा है, फोर्स को बैलेंस करो, फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट में, तो नीचे वाले फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स, नीचे क्या क्या फोर्स आ रहे हैं F1 और mg, F1 प्लस mg बराबर M2 कर दी, कर सॉरी क्या कर दिया मैंने, F1 प्लस mg बराबर क्या आएगा, F2 आ रहा होगा, नीचे जितने फोर्स आ रहे हैं उतने क्या आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, इनको बराबर कर दो, क्या मिलेगा यहाँ से, F1 की जगह क्या P1 इंटू ए लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, प्लस
मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम जी है ये, मास की जगह आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इंटू हाइट, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम आता है एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा रो जी एच इंटू ए बराबर, ये क्या होगा P2 इंटू ए, देखो ये तो कट जाएगा सब जगह से, क्या रिलेशन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये तो कट गया सब जगह से, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है P2 माइनस P1 बराबर क्या आ रहा है, रो जी एच, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि देखो P2 की जो वैल्यू आ रही है क्या वो P1 प्लस रो जी एच आ रही है, मतलब ऊपर हाइट पर यहाँ पर प्रेशर कितना है ऊपर P1, एच हाइट नीचे गए प्रेशर एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया रो जी एच, ये बात याद रखना आगे बहुत काम में आएगा, एच हाइट अगर फ्लोट में जा रहे हैं नीचे तो प्रेशर कितना आएगा बढ़ेगा रो जी एच, अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, सिंपल सी बात, क्यों बढ़ रहा है प्रेशर, क्योंकि देखो जो फ्लोट की जो फ्लोट भरा हुआ है इसका कुछ वेट है ना, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस वजह से नीचे जाने पर प्रेशर क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा अपना रो जी P2 माइनस P1 बराबर रो जी, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करेंगे अपन इसको, या सिंपल देख लिया करो कितनी हाइट नीचे जा रही है करना होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लिया होगा, हमारी पेन तो चली नहीं रही, नहीं हुआ सर, अभी तो कम सर्दी है, अभी हाथ काम नहीं कर रहे, ज्यादा सभी हो गया क्या जी, हाँ एम जी बराबर देखो मास की जगह क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये जी तो है ही है, बस ये वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, ठीक है, एरिया वेट लिखना है, एम जी तो आएगा, वेट तो एम जी होता है, इसका वेट तो नीचे जाएगा, मैं ग्राफ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, डायग्राम बस ऐसा है, बस क्वेश्चन आंसर है, देखो अलग अलग कंटेनर है जो कि फ्लोट में रखे हुए हैं इस तरीके से, एक कंटेनर तो ऐसे है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर जिस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके के कुछ वेसल्स हैं अलग अलग, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये बर्तन ऐसा ही है, यहाँ पर ये तो जगह खाली है, समझ रहे हो, पानी कहाँ पे भरा हुआ है, केवल यहाँ पर भरा हुआ है, ये तो खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ से पानी भरेंगे तो यहाँ तक भरेगा, ये इधर ये तो जगह खाली है, ठीक है, उधर नहीं जाएगा पानी, ठीक है, चलो आ गया, समझ में आ गया, देखो हमें बताना है यहाँ पर एच इसकी हाइट ले लेना, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है
लिक्विड इसमें फिल है वो एच हाइट तक है ना केवल, ठीक है, एच हाइट तक यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, हाँ एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। इस तरीके से ये कंटेनर खुले हुए हैं ऊपर से, तो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा नहीं होगा? ये भी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा ना 1 पर 2 पर और 3 पर, इनमें क्या रिलेशन आएगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3। क्या प्रेशर होगा इन तीनों पर? फाइंड द रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3। क्या आएगा बताओ? सेम ही है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देखो अलग अलग आइटम तो वैसे ही फ्लूइड भर ही नहीं पाएगा ना। यहाँ से फ्लूइड भरना स्टार्ट करोगे तो इधर लेवल तो जब बढ़ेगा जब यहाँ पे लेवल सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इधर खाली है, सब जगह लेवल तो सेम ही रहेगा ना, अलग अलग कैसे आ जाएगा? कितना प्रेशर आएगा बताओ? देखो सिंपल है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? P नोट नीचे आ रहे हैं तो रोज ये बढ़ जाएगा, तो जाएगा P नोट प्लस रोज। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट प्लस रोज, यहाँ पर भी आएंगे P नोट प्लस रोज। मतलब कंटेनर की शेप कैसी भी है उस पर थोड़ी मैटर करता है। केवल हमें क्या देखना है कि कितनी आइटम नीचे आ रहे हैं। जैसे ग्रेविटी का फोर्स में वर्क लिखते थे ना, उसमें क्या देखते थे? केवल इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना जा रहे हैं वही तो देखते थे, इतना ही देखना है बस, ठीक है। एच हाइट यहाँ भी आ रहे हैं, एच हाइट यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो प्रेशर में चेंज तो सब जगह क्या है? सेम ही कंटेनर की शेप का मैटर ही नहीं करेगा। P1 बराबर P2 बराबर P1 होगा P2 बराबर P3, तीनों आपस में बराबर हैं और वैल्यू किसके बराबर होगी तीनों की? P नॉट प्लस रोज, ये होगा P नॉट से एक्स्ट्रा रोज ये जिसमें, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल दिया करोगे। केवल हाइट देखना है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ला रहे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है, चलो लिख लिया है, लिख के क्या करोगे? जो है दिमाग में रखना चाहिए चीजों को। लिख लिया? P नॉट प्लस रोज ये तो लिखना है, इतना टाइम क्या ले रहे हो उसमें? अब देखो ये कुछ इस तरीके से अपना आधा स्क्वायर बनाना है यहाँ पे केवल, ठीक है। सेकंड मैंने गलत तरफ का मिटा दिया, ये इधर का करना चाहिए था। ये तो है, ऐसा है ये, ठीक है। ऐसा समझ लेना इसको, ऐसा करके, ठीक है। कंप्लीट करेंगे ऐसे, अभी तो अपलोड कर पाएगा इसमें, ठीक है। फ्लोट पर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से फ्लोट पर हुआ है, ऐसा लिखा है, इसको ऐसे करो बढ़िया, ठीक है। अब इसकी रेडियस है कुछ, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे कनेक्ट कर दो बस, इसको इधर बिठा देते हैं, काम का नहीं। ये सेंटर हो गया इसका और ये इसका सेंटर, दोनों की रेडियस अलग अलग है। इसकी रेडियस क्या है R1 और ये वाली जो रेडियस है ये रेडियस R2 है, ठीक है। रेडियस समझ में आ गई, रेडियस R1 और R2 आ गई।
किसका फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हमें बताना है इसमें फर्स्ट पार्ट है P1, दूसरा है P2। P1 और P2 है क्या पॉइंट अपने, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा यहाँ पर, ये P1 है, P1 कितना आएगा ये बताना है, और इधर वाला प्रेशर भी बताना है, P1 और P2 बताना है, ठीक है। ये तो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा यहाँ पर। 1 और 2 वाले पॉइंट नीचे लेना, देखो ये खुला हुआ है ऊपर से ना, ये तो एटमॉस्फेरिक होगा यहाँ पर, ये खुला हुआ है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट 1 लेना, ये वाला ना, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये एटमॉस्फेरिक है, खुला हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर प्रेशर बताना है क्या कितना है ये बता, ठीक है। P1 कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इसकी रो है, देखो यहाँ पे प्रेशर P0 है, कितना नीचे आएंगे 2 इंटू R1 आएगी नहीं आएगी, P1 बराबर लिख रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर प्रेशर था P0, अब नीचे देखना है कितना आ रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स R1 आ रहा है, तो रो इंटू जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ R1 याद है, ठीक है। तो P1 आ गया, अब P2 चाहिए, देखो दो तरीके हैं P2 बताने के, या तो यहाँ से यहाँ चले जाओ या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाओ, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी जाओ। मैं भी यहाँ से ही लिख देता हूँ, यहाँ से कितना नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 2 टाइम्स ऑफ R2 के बराबर, हाँ तो ये आ जाएगा P2 बराबर P0 प्लस रो इंटू जी 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, कितना जा ये समझ में आ गया, ये लिख दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे मैं चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पे लेटर का शेप चाहे कुछ भी हो, चाहे ए बना दो या बी बना दो या के, कुछ भी बना दो, इस पर मैटर करेगा प्रेशर, वर्टिकल हाइट कितनी जा रही है, इस पे मैंने हार्ड टेढ़ा बनाया था, सीधा सीधा बना दिया, समझ रहे अभी क्लियर है ना, हाइट देखना है बस, हमें मतलब ही नहीं है कैसा भी शेप है, इतनी हाइट नीचे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा शेप, ठीक है क्लियर। Yes. अब देखो ये कंटेनर है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भले ही चाहे तो छोटी छोटी डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट है ए, 1 नंबर का पॉइंट कह दिया, चलो मैंने इसको ना पॉइंट नंबर 1 कह दिया मैंने इसको, ये पॉइंट है यहाँ पे 2, ये 2 नंबर का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L दिया, L दे रखा है वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है, ये थीटा डिग्री एंगल पर है। P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा, लिखो P1 और P2 का रिलेशन लेना है क्या है, डेंसिटी रो ले लेना इसमें, कितना आएगा लिखो इसको, एंगल कौन सा आ गया है, P1 के और P2 में निकालना, P0 को छोड़ो, P1 और P2 में रिलेशन बताओ। हो गया होगा, चलो कितना आ रहा है, P1 प्लस रोजियन तो नहीं आ रहा ना किसी का, तो देखो ये तो इंक्लाइन हाइट है ना, वर्टिकल देखना ना, cos थीटा है, cos आएगा। तो यहाँ से एक चीज और बताऊंगा मैं, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा होगा एक्चुअल में, ये L, ये थीटा है,
ये अल्फा cos थीटा आएगा यहाँ पर, ठीक है। cos कंपोनेंट आएगा, हमें तो वर्टिकल हाइट से मतलब है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना जाना है, L cos थीटा लिखेंगे यहाँ पर। P2 बराबर, यहाँ पर प्रेशर था P1, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, रो टू जी एल या, ठीक है। क्या इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट है, भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और वर्क में किया था ना अपने F डॉट ds में, क्या लिखा था, Fs cos थीटा, क्या लिखा था इसको, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, P2 बराबर P1 प्लस रो इनटू g वेक्टर डॉट L वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है इसका E का और L का। तो हमें केवल क्या देखना है, तो देखो L cos थीटा बेसिकली है क्या, P लिख दिया, G लिख दिया, फिर हमें ये देखना है कि जो ग्रेविटी है अपनी, एक्सीलरेशन है ग्रेविटी का, उसकी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उससे ही तो मतलब है मुझे, केवल आएगा नहीं आएगा। ये L cos थीटा बेसिकली है क्या, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो कि क्या रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन में, उससे तो मतलब है। F डॉट ds में किया था हमने, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे तो लिखोगे इसको, इससे क्या चीजें आसान हो जाएंगी बहुत। तो हमें केवल एक्सीलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि क्या है, ग्रेविटी की डायरेक्शन, केवल उतना करना है और कुछ नहीं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ग्रेविटी की डायरेक्शन, L का कुछ ऐसे तो करोगे या नहीं, वर्क डन में भी तो हम ऐसे लिखते थे, ग्रेविटी का वर्क डन ना, डिस्प्लेसमेंट देखते थे ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना, इससे आ जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर है, ये वाली चीज को याद रखना रोज ही है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इफेक्टिव ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ मैं कुछ ना। तो ये क्या है, अभी एक्सीलरेशन और आएगा कंटेनर का, तो इफेक्टिव ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे ना, उसको हम शॉर्ट में देखो ऐसे लिख रहे होंगे, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव है ना, ठीक है, जी इफेक्टिव वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर ना, ठीक है। ये आ जाएगा अपना, इसको कहेंगे अपन इफेक्टिव ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे थोड़ा सा। देखो ये कंटेनर है ना, कंटेनर है ये, मान के हो सकता है किसी लिफ्ट में रखा हो और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, इसका जो एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ, उसको मैंने कुछ कह दिया ए नॉट, ठीक है। ये कंटेनर क्या है, कैसा फ्रेम है ये कंटेनर, एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। अब देखो अगर बाहर से देखेंगे तो ये कंटेनर हमें एक्सीलरेट लगेगा, फ्लोट रेस्ट में भी नहीं दिखेगा। फ्लोट कैसा दिखेगा, मोशन में। मैंने बताया था फ्लोट स्टैटिक्स में हमें कब लगेगा रुका हुआ, जब हम कंटेनर के रिस्पेक्ट में जाएंगे, कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे तब। तो कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे अगर, तो देखो ये वाला जो फ्रेम है वो कैसा है, एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, और एक्सीलरेटिंग फ्रेम में तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, तो हम क्या करते हैं वहां पे सूडो फोर्स लगाएंगे, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो एक्सीलरेशन जो भी है उसकी जस्ट अपोजिट ही तो आएगी। जैसे इस वाले फ्रेम का एक्सीलरेशन ऊपर है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, नीचे की तरफ आ रही है, आइए नहीं आएगी क्या। इफेक्टिव ग्रेविटी अगर लिखना है तो देखो जी का एक्सीलरेशन तो पहले से होता था, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन तो क्या आएगा जी, उसके साथ में हम क्या करेंगे, ये जो भी एक्सीलरेशन आएगा उस फ्रेम का उसको जस्ट अपोजिट करके उसमें लोड ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें जी इफेक्टिव मिल जाएगा और कुछ नहीं है, सरल है। इसको जस्ट अपोजिट कर दिया करो यहाँ पे ना, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। वेक्टर जरूरी नहीं है बराबर लेंथ क्यों, बड़े छोटे हो सकते हैं, ये आ जाएगा। अब दोनों कंबाइन कर देंगे तो जी प्लस ए बन जाएगा ना, ये बनेगा या नहीं। हाँ एक्सेलरेशन जो भी जो कंटेनर है उसका जो भी एक्सेलरेशन है उसको अपोजिट कर,
ऑलरेडी नीचे ही हो। तो फिर ऊपर आएगा, अभी देखेंगे उसको, ठीक है। और ये अपन ने देखा भी तो था ना, जैसे कोई लिफ्ट वगैरह है, इसको कोई ब्लॉक रखा है, ये लिफ्ट ऊपर जाती थी तो इस पर जो नॉर्मल फोर्स आ जाता N बराबर m इंटू जी प्लस से आता था है नहीं। और उसको मैंने क्या किया है, अगर ये लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है, देखिए एक्सीलरेशन, मुझे ये नॉर्मल चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल कितना आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी के फ्रेम में चले जाऊंगा मैं लिफ्ट के में, mg तो देखो पहले से लग रहा था, इसके फ्रेम में जाएंगे तो एक सूडो फोर्स आएगा, वो एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में उसके जस्ट अपोजिट आता है, तो सूडो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक ma और जोड़ देंगे। अब मैं इसके फ्रेम में चला गया, इस फ्रेम में तो हमें एक ऐसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा या नहीं, तो अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, n बराबर क्या लिखेंगे हम, mg प्लस ma। अभी तो ऊपर जाते थे तो नॉर्मल बढ़ जाता था, नीचे आएंगे तो नॉर्मल फिर घटता है, क्योंकि सूडो फोर्स उस टाइम पर ऊपर आएगा अगर एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव निकालना तो क्या करेंगे, जो भी कंटेनर का एक्सेलरेशन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से जी इफेक्टिव मिल जाएगा, ये अपना जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जी प्लस या ये सूडो फोर्स में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा होगा, नहीं होगा, जी इफेक्टिव बराबर जी प्लस क्योंकि जी तो पहले से था ऑलरेडी, अगर कंटेनर रेस्ट में रहता और ये एक्सीलरेट भी करना है ना साथ में, उसका भी तो इफेक्ट आएगा, नॉर्मल तो चेंज हो जाएगा, थोड़ी सेम रहेगा, ठीक है। याद है दूसरा केस, देखो सेम ही है, इसी को कॉपी कर देता हूँ, बस डायरेक्शन में अलग है। अब की बार एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है, अब जी इफेक्टिव कितना आएगा, एक्सीलरेशन ऊपर नहीं, अब की बार क्या है, नीचे की तरफ, लेफ्ट नीचे आ रही है, अब जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन ऐसे है, सूडो फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ग्रेविटी ऐसे आ रही है, सूडो फोर्स के कारण ऐसे लगाएंगे अपन इसमें ना, जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर अपन जी माइनस ए नॉट लिख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया करो बस, और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ई नॉट, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको मैंने निकाल लिया पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे कर लोगे ना आराम से, सरल है वो। तो बाकी देखो जो फ्री सरफेस, इसको क्या बोला था मैंने, फ्री सरफेस, इस वाले केस में जो फोर्स आएगा ग्रेविटी का वो ऐसे ही तो आएगा वर्टिकल, तो जो लेयर है इसकी वो हमें कैसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल आएगी। अब की बार मैं एक्सेलरेशन ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, तो क्या होगा, यही लास्ट केस है इफेक्टिव ग्रेविटी का। अब की बार कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है इस तरीके से, इसका एक्सेलरेशन क्या है इधर की तरफ, ए नॉट, देखो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो अभी भी आएगा जी, पर अब जो फ्लूइड है उस पर हमें जी ना दिखे, क्या दिखेगा वो जी इफेक्टिव। अच्छा जो फ्लूइड की लेयर है उससे पहले जी इफेक्टिव निकालते हैं। जी इफेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो तो लिखना ही है, कंटेनर का जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट करके, कंटेनर इधर आ रहा है उसको अपोजिट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, इधर आ रहा होगा ऐसे करके, हाँ ये हो गया जी, ये हो गया अपना क्या ए नॉट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो जी इफेक्टिव है, रिजल्टेंट ले लेंगे ऐसे, ये आ रहा होगा, ये होगा जी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव ग्रेविटी, जी इफेक्टिव, या ठीक है, हाँ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर, ये वाला एंगल भी हम निकाल सकते हैं आराम से, ये एंगल कितना आएगा, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ से, कभी कभी ये इसी पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला एंगल पूछ लेता है, tan अल्फा बराबर a बाई जी आ जाएगा, यहाँ पर a बराबर जी tan अल्फा लिख सकते हैं, a बराबर जी का tan अल्फा। अब मुझे बताना
देखो इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे आ रही है, तो जो फ्लूइड की लेयर है ना अब वो ऐसी नहीं रहेगी, वो ऐसी तिरछी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर से यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे थी, फ्लूइड की लेयर कैसे आ रही थी इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी इफेक्टिव ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फ्लूइड की लेयर कैसी है इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे आ रही है, तो अब ये जो लेयर आएगी फ्लूइड की वजह से हो जाएगी, ऐसे आएंगी यहाँ फ्लूइड की लेयर इफेक्टिव ग्रेविटी की क्या आएंगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ये जो लेयर होगी ना फ्लूइड की वो जो है ना ऐसे नहीं रहेंगी, अब ऐसे हो जाएंगी, ये ठीक है। और इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसे भी नहीं आएगी यहाँ पर, इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे आएगी एंगल पर आएगी, ऐसे यही तो आएगी इफेक्टिव ग्रेविटी। तो ये वाला एंगल आपने निकाल भी लिया, इफेक्टिव ग्रेविटी का वर्टिकल के साथ एंगल क्या निकाला आपने अल्फा, इसको अल्फा लिख दे रहा हूँ, देखो ये अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा, ठीक है, वर्टिकल के साथ कितना है अल्फा, और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ रहा होगा ये बता पाएगा कोई, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री पर है ना, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये कितना आएगा ये अल्फा आ रहा होगा। कभी कभी ये वाला एंगल पूछता है कि कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, एक्सीलरेशन पूछेगा। देखो फ्लूइड अगर कंटेनर इधर जा रहा है फ्लूइड की लेयर ऐसी हो जाएगी, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल ना, ये वाला, ये थीटा, कंटेनर कर रहा है इधर एक्सीलरेट, ए नॉट, जी फैक्टर मैंने बताया था इसकी क्या आएगा परपेंडिकुलर, बताया था ना जी फैक्टर कैसे होगा यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये हमने सारा रिजल्ट भी निकाला है, एंगल निकाल के बता दिया ना मैंने क्या आ रहा है, ए नॉट बाई जी आ रहा है, tan थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर ए नॉट बाई जी के बराबर, यानी ए बराबर यहाँ पर जी tan थीटा आ रहा होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, एक्सीलरेशन दे देगा, मान के चलो इसका एक्सीलरेशन अगर जी के बराबर हो गया तो एंगल कितना मिलेगा ये बात, अगर कंटेनर का एक्सीलरेशन मैंने ग्रेविटी के एक्सीलरेशन के बराबर कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ रहा होगा tan थीटा, मतलब ये सरफेस देखो ऐसी तो नहीं रहेगी, फिर सरफेस ऐसी हो जाएगी 45 डिग्री आएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल दिया करेंगे। कुल मिला के इफेक्टिव ग्रेविटी कभी भी निकालना है तो जो एक्सीलरेशन है कंटेनर का उसको जस्ट अपोजिट करके निकाल दिया करो ग्रेविटी के साथ रिलेशन ना, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि, पर मैं लिख दे रहा हूँ जी इफेक्टिव, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का यस। और ये वाली चीज याद रखो, जो इफेक्टिव जो सरफेस होगी लेयर की वो इफेक्टिव ग्रेविटी की क्या होगी परपेंडिकुलर, या समझ में आ गया ये, ठीक है। फ्लूइड की लेयर है फ्री सरफेस, इफेक्टिव ग्रेविटी की कैसे आएगी परपेंडिकुलर आएगी। तो देखो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट देगा, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस पूछेगा, तो अब हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो रो जी एच नहीं लिखेंगे, रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच लिखेंगे, क्योंकि रो जी एच तो जब आता जब कंटेनर कैसा होता रेस्ट में। अब मैंने इफेक्टिव ग्रेविटी निकाल दी है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अपना कोई ये दूसरा प्लेनेट है यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जी ना होगी कितनी है जी इफेक्टिव, ऐसे समझना। तो नीचे जाओगे एच आई, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है तो P2 बराबर लिखेंगे P1 प्लस रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच, ये लिखेंगे। जी की जगह क्या आ जाएगा जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की डायरेक्शन यही है, ठीक है। यहाँ पर भी दूसरा प्लेनेट है, यहाँ पर जी की ग्रेविटी की वैल्यू क्या है जी इफेक्टिव के बराबर है, जो कि क्या है जी माइनस ए नॉट है, ऐसे लिखेंगे। तो इस वाले केस में ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वर्टिकल ना होके कैसी है तिरछी है हॉरिजॉन्टल, सरफेस की जो लेयर है वो भी क्या आएगी इसके परपेंडिकुलर आएगी है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तीनों केस मैंने बता दिए, जी इफेक्टिव निकाल लोगे ना आप, कितने महीने तक है क्लास, ठीक है। फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे इसके हल ना, बाकी वाला इतना
जीफैक्ट समझ आ गया ना, तो भी कंटेनर का एक्सीलरेशन उसको अपोजिट करके बस सेट कर देंगे यहाँ से जीफैक्ट के बाद ये आगे क्वेश्चन इसका कंसेप्ट